हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माइंड एक्सप्लेनेशन में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा क्लास 11th की इंग्लिश हॉर्नबिल की चैप्टर नंबर फर्स्ट द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी का हिंदी में एक्सप्लेन करके बताऊंगा, जिसके राइटर हैं खुशवंत सिंह। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, और अगर आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जो इसके राइटर है खुशवंत सिंह, वो इस कहानी में अपनी दादी के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं, मेरी दादी हर किसी की दादी की तरह एक वृद्ध महिला थी। 20 सालों से जब से मैं उन्हें जानता था, वह एक बूढ़ी व उनकी झुर्रियाँ थीं। लोग कहते थे कि एक समय था वे सुंदर थीं और उनके एक पति भी थे, परंतु यकीन करना मुश्किल था। मेरी दादी जी की तस्वीर ड्राइंग कक्ष में अंगीठी के ऊपर लटकी हुई थी। उन्होंने एक बड़ी पगड़ी व ढीले कपड़े पहन रखे थे। उनकी सफ़ेद लंबी दाढ़ी ने उनकी छाती का अधिकांश अंग ढक रखा था और वे कम से कम 100 वर्ष के दिखते थे। वे इस प्रकार के व्यक्ति नहीं लगते थे जिसकी पत्नी व बच्चे रहे हों। वह ऐसे दिखते थे मानो उनके बहुत से पोते व पोतियाँ हो सकते हैं। जहाँ तक मेरी दादी के जवान व सुंदर होने की बात थी, वह विचार अत्यंत उलटफेर करने वाला था। उन्हें विश्वास नहीं था कि उनकी दादी सुंदर भी हो सकती थी। वे प्राय हमें उन खेलों के विषय में बताया करती थीं जब वह बाल्यकाल में खेला करती थीं। उनके लिए ऐसा करना बेतुका था, अशोभनीय प्रतीत होता था, तथा हम उन्हें पेंगाबार की दंत कथाओं की तरह मानते थे जिन्हें वह सुनाया करती थीं। वे हमेशा से छोटे कद वाली, मोटी तथा कुछ झुकी हुई थी। वे बताते हैं कि जो उनकी दादी थी, वह छोटे कद वाली थी और मोटी थी और थोड़ी झुकी हुई थी। उनके चेहरे एक झुर्रियों का जाल था। वो जो उनका चेहरा था, उनके पूरे चेहरे पे झुर्रियाँ थीं जो इधर उधर सब और थीं। हमें विश्वास नहीं था। जब से हमने उन्हें देखा, वह हमेशा से ऐसे ही थी। वे वृद्ध थीं, इतनी अधिक वृद्ध थी कि अधिक वृद्ध नहीं हो सकती थी। मतलब वो बताते हैं कि जो उनकी दादी थी, इतनी वृद्ध थी कि उससे ज़्यादा और अधिक वृद्ध नहीं हो सकती थी, तथा 20 वर्षों से उसी अवस्था में थी और 20 वर्ष से उसी अवस्था में रहती थी। वे कभी सुंदर नहीं रही होंगी, परंतु वे हमेशा सुंदर थीं। जो लेखक होते हैं वो कहते हैं कि वे कभी सुंदर नहीं रही होंगी, परंतु वे हमेशा सुंदर थीं। वे धब्बे रही सफ़ेद कपड़े पहने, कुबड़े को संतुलन रखने के लिए अपने एक हाथ कमर पर रखे तथा दूसरे हाथ से अपनी माला फेरते हुए घर के इधर उधर घूमती थीं। उनकी चांदी जैसे बाल उनके पीले झुर्रियों वाले चेहरे पर बेतुके तरीके से बिखरे रहते थे और उनके होंठ सतत सुनाई न पड़ने वाले प्रार्थना में हिलते रहते थे। हाँ, वह सुंदर थीं। वह पर्वतों के सद्यकालीनिक प्राकृतिक दृश्य की भांति प्रतीत होती थी, श्वेत धवल स्थिर प्रतिमा की भांति, जिसकी सांसों में शांति व संतोष समाया था। मेरी दादी और मैं अच्छे मित्र थे। जो लेखक होते हैं वो कहते हैं कि मेरी दादी और मैं एक अच्छे मित्र थे। जब मेरे माता पिता शहर में रहने के लिए चले गए तो वह मुझे उनके पास छोड़ के चले गए थे। मतलब जो लेखक थे, उनके माता पिता शहर चले गए थे उन्हें छोड़। वह मुझे सुबह जगाया करती थी तथा स्कूल के लिए तैयार करती थी। जो उनकी दादी थी, वही उन्हें सुबह उठाकर स्कूल के लिए तैयार करती थी। जब वह मुझे नहलाती तथा कपड़े पहनाती थी, तो वह प्रायःकालिक वंदना इस आशा के स्वर से गाती थी कि मैं इसे सुनूंगा तथा याद कर लूँगा। मैं इसलिए सुनता था क्योंकि मैं उसकी आवाज़ को बहुत पसंद करता था, परंतु इसे याद करने की परवाह नहीं थी। वह इसे सुनते तो थे, उन्हें अच्छा लगता था, लेकिन वह याद नहीं करते थे। फिर भी मेरी लकड़ी की तख्ती प्लेट, जिसे हम स्लेट कहते हैं, को पहले साफ करके पीले चौक से लेप किया हुआ था। एक छोटी सी मिट्टी दवात तथा एक लाल रंग की कलम निकालकर लाती, सभी को एक बंडल में बांधकर उसे पकड़ा देती थीं। सुबह का नाश्ता भारी होने के बाद बासी रोटी में जरा सा मक्खन व शक्कर मिलाकर रोटी लेकर स्कूल चले जाते थे। वे गांव के कुत्तों के लिए अपने साथ कई बासी रोटियां ले जाती थीं। मेरी दादी हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी क्योंकि स्कूल मंदिर से जुड़ा हुआ था। पुजारी हमें वर्णमाला तथा प्रातःकालीन वंदना सिखाते थे। बच्चे जिस समय बरामदे में दोनों कतारों में बैठकर वर्णमाला अथवा वंदना एक स्वर में गाते, मेरी दादी अंदर बैठकर धार्मिक पुस्तकों को पढ़ती थी। जब हम दोनों का काम पूरा हो जाता, हम एक साथ घर वापस चले आते।
इस समय गांव के कुत्ते हमें मंदिर के द्वार पर मिलते थे। जो चपातियां हम उनके लिए डालते, उनके लिए वे गुर्राते व लड़ते हुए आपस में हमारा पीछा करते। जब मेरे माता पिता आराम से शहर में बस गए थे तो उन्होंने हमें बुलावा भेजा। जो लेखक के माता पिता थे वह जब शहर में अच्छी तरह बस गए तो उन्होंने उसके लेखक की दादी को और लेखक को बुलावा भेजा। यह हमारी मित्र का महत्वपूर्ण मोड़ था। मतलब जो उनकी दादी और उनकी मित्रता थी उसका महत्वपूर्ण मोड़ था। यद्यपि हम एक ही कमरे में रहते थे। मेरी दादी अब मेरे साथ स्कूल काफ़ी समय से नहीं गई। जो उनकी दादी थी काफ़ी समय से उनके साथ स्कूल नहीं गई थी। मैं एक अंग्रेजी स्कूल में बस द्वारा जाता था। वह गलियों के कुत्ते नहीं थे तो उन्होंने शहर वाले घर के आंगन में गौरैयों को चुगना शुरू करा दिया। फ्रेंड्स, यहाँ गौरैया का मतलब होता है चिड़िया। जो चिड़िया होती हैं छोटी छोटी, उनको दाने चुगाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए हमारा एक दूसरे से मिलना कम हो गया। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए लेखक अपने स्कूल जाता रहा, उनसे मिलना कम होता गया। कुछ समय तक उन्होंने मुझे जगाया तथा स्कूल के लिए तैयार करना जारी रखा। जब मैं वापस आता तो वह मुझे पूछती कि अध्यापक ने मुझे क्या पढ़ाया। मैं उससे अंग्रेजी के शब्द तथा पश्चिमी ज्ञान विज्ञान की छोटी छोटी बातें बताता जिसे वह समझ ना पाती और अप्रसन्न हो जाती। वे मेरे पाठों में मदद नहीं कर सकती थी। जो चीज़ें स्कूल में पढ़ाई जाती थी वह उन पर विश्वास नहीं करती थी और वे इस बात से परेशान होती थी कि स्कूल में ईश्वर व धार्मिक ग्रंथों के बारे में कुछ नहीं सिखाया जा रहा है। वे बहुत परेशान हो गईं। उनके अनुसार संगीत का संबंध अशोभनीय चीज़ों से है। इस पर वेश्याओं, भिखारियों का एक अधिकार तथा यह भले लोगों के लिए नहीं था। उन्होंने कुछ नहीं कहा, परंतु उनकी चुप्पी का अर्थ असहमति था। उसके बाद वे मुझसे कभी कभी बात करती थीं। जब मैं विश्वविद्यालय पहुंच गया तो मुझे अलग से कमरा दे दिया गया। हमारी मित्रता की एक साझी कड़ी भी टूट चुकी थी। मेरी दादी ने अपना एकांतवास भाव से स्वीकार कर लिया था। वे किसी से बात करने के लिए चरखा काटना शायद ही कभी छोड़ती थी। वे सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक चरखे पर बैठी सूती कती और प्रार्थना करती रहती थी। केवल दोपहर में वह गौरैया, फ्रेंड्स यहाँ गौरैया चिड़ियों को कहा गया है, को दाना चुगने के लिए कुछ समय के लिए आराम करती। जब वह बरामदे में बैठकर रोटी के छोटे छोटे खंड करती थी तो सैकड़ों छोटी छोटी चिड़ियाँ उनके चेहरे और एकत्रित हो जाती और चींची करने लगती थी। वहाँ लगता था हकीकत का पागल खाना बना देती थी। एक आकार उसकी टांगों पर बैठ जाती, कुछ उसके कंधों पर बैठ जाती। वे मुस्कुराती रहती परंतु उन्हें कभी भगाती नहीं थी। यही आधा घंटा उनके लिए सारे दिन में सर्वाधिक आनंदमय दिन होता था। जब मेरे आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का निश्चय किया तो मुझे यकीन था कि मेरी दादी परेशान हो जाएंगी। मुझे 5 सालों के लिए दूर रहना था तथा उनकी अवस्था में कोई विश्वास से कुछ नहीं कह सकता था, परंतु मेरी दादी बता सकती थी। यहाँ तक कि वे भावुक नहीं हुई। जो उनकी दादी थी वो भावुक नहीं हुई। वे मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आई, परंतु ना तो वह बोली और ना ही कोई भाव दिखाए। उनके होंठ प्रार्थना करते समय हिलते रहे। उनका मन प्रार्थना में खोया हुआ था। उनकी उंगलियां अपनी माला फेरने में व्यस्त थीं। चुपचाप उन्होंने मेरे माथे पर प्यार दिया और उस भीगी छाप को मैंने हमारे मध्य भौतिक संबंध की अंतिम निशानी मानकर मन में संजोए रखा। परंतु ऐसा नहीं था। जो लेखक वो कहते ऐसा नहीं था। 5 साल के बाद जब घर वापस आया और उनसे स्टेशन में मुलाकात की, वे एक दिन भी अधिक बूढ़ी नहीं दिखती थी। जो लेखक हैं वो कहते हैं जब मैं 5 साल बाद अपने घर आया और दादी मुझे स्टेशन में मिलने आई तो वह एक दिन भी अधिक बूढ़ी नहीं दिखती थी। उनके पास अभी भी कुछ कहने के लिए वक्त नहीं था और जब उन्होंने मुझे अपने बाहों में लगा लिया तब मैं उन्हें प्रार्थना गाते सुन सकता था। फिर भी मेरा आगमन के एक दिन पूर्व ही, तो लेखक कहते हैं मेरे आगमन के एक दिन पूर्व ही उसके सबसे अधिक खुशी के क्षण गौरैया के साथ ही थे। जब वह आते हैं तो वो कहते हैं कि मेरे लौटने के बाद भी मेरी दादी के जो खुशी के पल थे वो गौरैया के साथ ही थे।
जिसको वह पहले से काफ़ी देर तक गंदी गालियाँ देकर खिलाती थी। सायंकाल, शाम को उनमें से एक परिवर्तन आ गया, उनके अंदर एक परिवर्तन आ गया। उन्होंने प्रार्थना नहीं की। उन्होंने पड़ोसी औरतों को एकत्रित किया, एक पुराना ढोलक लिया तथा गायक आरंभ कर दिया। वे कई घंटों तक झंझर ढोलकी ढीले चमड़ों की पीटती रहीं तथा योद्धाओं की घर वापसी के गीत गाती रहीं। हमें उन्होंने ज़रूरत से अधिक मानसिक दबाव से बचाने के लिए गायन बंद करने के लिए मनाना पड़ा। जब मैं उन्हें जानता था, यह पहला अवसर था जब उन्होंने प्रार्थना नहीं की। मतलब वो कहते हैं, जब से मैं उन्हें जानता हूँ, ये पहला अवसर है कि उन्होंने प्रार्थना नहीं की। अगली सुबह वे बीमार हो गईं। हल्का बुखार था। डॉक्टर ने हमें बताया कि यह बुखार उतर जाएगा। जो डॉक्टर है उन्होंने कहा कि यह बुखार उतर जाएगा। परंतु मेरी दादी भिन्न तरीक़ों से सोचती थी। जो उनकी दादी थी वो भिन्न तरीके से सोचती थी। उन्होंने हमसे कहा कि मेरा अंत निकट है। उन्होंने कहा कि अपने जीवन के अंतिम अध्याय को बंद करने के कुछ घंटे वह प्रार्थना करना भूल गई हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपने उससे कुछ घंटे मतलब प्रार्थना करना भूल गई हूँ, अंत से पहले प्रार्थना करना भूल गई हूँ। उनके पास इसी बात में समय बर्बाद करने की फुर्सत नहीं थी। उन्होंने कहा कि बात करने में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी, उनको फुर्सत नहीं थी। हमने विरोध किया, परंतु उन्होंने हमारे विरोध को नकार दिया। वे बिस्तर पर शांतिपूर्ण तरीके से लेटी हुई थी, प्रार्थना कर रही थी तथा माला जप रही थी। इससे पूर्व कि हमें शंका भी होती, उनके होंठ हिलना बंद हो गए। लेखक कहता है कि हमें शंका होती, उससे पहले उनके होंठ हिलना बंद हो गए और उनके हाथों से माला गिर गई। जो माला वो जपती रहती थी, वो माला गिर गई। उनके चेहरे पर एक शांत पीलापन फैल गया और वह समझ गए कि वे मर चुकी हैं। जब उनकी माला उनके हाथों से छूट गई, उन्होंने प्रार्थना करना बंद कर दिया और उनके चेहरे पर पीलापन पड़ गया, तो लेखक और उनकी जो माता पिता है वो समझ गए कि उनकी दादी मर चुकी, उनकी डेथ हो चुकी है। हमने उन्हें बिस्तर से उठाया तथा परंपरा के अनुसार जमीन पर लिटाकर लाल कफन से ढक दिया। कुछ घंटे दुख प्रकट करने के पश्चात हमें उन्हें अकेला छोड़कर दाह संस्कार का प्रबंध करने चले गए। शाम को हम दाह संस्कार के लिए अस्थि लाए और पूरे आंगन और उनके कमरों को पीली रोशनी से चमका दिया। हम आंगन के बीच में ही रुक गए, पूरे बरामदे में तथा उनके कमरे में, ठीक वहाँ तक जहाँ वह कफन में ढकी हुई थी, कठोर लेटी थी। छत में हजारों गौरैया चिड़ियाँ छत पर बिखरी बैठी थी, कोई चहचहाट नहीं थी। हमें चिड़िया के लिए बहुत दुख महसूस हो रहा था। माँ ने उन्हें रोटी उसी तरीके से दी जिस तरीके से दादी उन्हें रोटी तोड़ कर दिया करती थी। गौरैयों ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। जब हम अपनी दादी का शव ले जा रहे थे, वे फुर्र से उड़ गईं। अगले दिन सुबह जमादार ने रोटी के खंड झाड़ू से एकत्रित करके कूड़ेदान में डाल दिए। तो फ्रेंड्स, हमें प्लीज़ बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको कितना समझ में आया। कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।